Hello, welcome in this class, my dear students. मैं विकी राय आज कैदी और कोकिला चैप्टर के साथ फिर आपके पास मुखातिब। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इस चैप्टर का बखूबी अध्ययन कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर की सारी प्रमुख बातें जो आपके लिए उपयोगी हैं आपके जेहन में प्रतिष्ठापित हो चुकी होंगी। जिन लोगों ने अभी तक इस बात को सही रूप से नहीं जाना समझा, वे इनके क्वेश्चन आंसरों को फिर से एक बार अवलोकन कर लें, देख लें। आज हम आपके सामने इन 4 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और इन 4 क्वेश्चनों से आज हमसे आपसे परिचर्चा है। आपको ये पता है कि पराधीन भारत की जेल में कभी बंद है। अंग्रेज भारतीयों के मनोबल को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के कुचक्र रच रहे हैं। आपने इन सारी बातों को विस्तार से जाना था पिछले एपिसोड में और ऑनलाइन क्लासेस में। मैंने आपको ये बतलाया था कि ये उस समय की दास्तान है जब कैदी के रूप में कभी जेल में बंद है और एक अंधेरी रात की आधी रात को उसकी प्यारी कोयल उसकी काल कोठरी में जिसमें वो बंद था उसके जंगले पर बैठकर जब कूक की आवाज लगाती है तो अचानक कैदी का चौंक पड़ता है और चौंक करके जो उसकी प्रतिक्रिया होती है उसी से संबंधित है आपका पहला क्वेश्चन कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आप अपने इस जवाब में बड़े आराम से लिख सकते हैं। आपको याद होगा, आप लोगों में से कई लोग इस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं, लेकिन चलिए पुनर्अभ्यास में हम लोग इस बात को फिर से जान लें कि कोयल की कूक सुनकर कवि सोचने लगा कि दिन के उजाले में बोलने वाली कोयल आखिर आधी रात में बोलने क्यों आई। कोयल तो आधी रात को बोला नहीं करती, लेकिन वह क्या संदेशा लेकर आई यह नहीं वो सोच पा रहा। तो आपका जवाब होगा कि कोयल की कूक सुनकर कवि सोचने लगा कि दिन के उजाले में बोलने वाली कोयल रात में कैसे बोल रही है। कोयल रात को तो बोला नहीं करती, आखिर आधी रात को बोलकर यह हमारे लिए क्या संदेशा लेकर आई। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। मेरे प्रिय छात्रों, आपको पता है कि कोयल जब भी बोलती है तो बसंत ऋतु में बोलती है, प्रातः काल में जब लोग शयन करके उठ गए होते हैं या उठने वाले होते हैं। उस समय प्रातः काल में आम के बागीचे में जब आम के मोर लग गए होते हैं, फल आने वाले होते हैं, उस समय कोयल की प्यारी कूक सुनाई पड़ती है।
वो दिन के उजाले में बोलती है, रात में नहीं बोलती। और जब आज आधी रात को कोयल बोलने आई तो कवि को बड़ा असहज लगा कि कोयल तो कभी रात को नहीं बोला करती, ये तो दिन के उजाले में बोलती है, तो भला इसको रात के अंधेरे में बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? सोचने लगा। आपका एक और जवाब हो सकता है कि आधी रात को कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा, कवि हैरान हो गया। वह सोचने लगा, कोयल तो कभी रात को बोला नहीं करती, इसकी कूक तो हमेशा दिल के उजाले में सुनाई पड़ती है, तो आखिर यह किस प्रयोजन से आधी रात को बोलने चली आई? अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े कि जब कोकिल की आवाज को सुन लिया, कोकिल से संवाद उसका हो चुका, आपको पता है कि अगला जो एक्सट्रैक्ट उसका था उसमें था ये था कि अपने ऊपर हो रहे अमानवीय अत्याचारों का वर्णन कवि ने कोयल से किया है, और वर्णन करने के बाद उसके मन में कोयल की आवाज को सुनकर अनेक प्रकार की संभावनाएं जगी। उसे लगा कि जो कोयल है इसके स्वर में आज वो मधुरता नहीं है जिसके लिए वो दुनिया में जानी जाती है, जिसकी मधुरता को सुनकर दुनिया वाह वाह करती है, जिसकी स्वर को दुनिया कोकिला स्वर के रूप में अपनाती है। स्वर कोकिला दुनिया में नारियों को कहा जाता है। आज वो मधुरता का संदेश दुनिया को देने वाली, मधुर स्वर में बोलने वाली कोयल इतनी वेदना में क्यों बोल रही है? जब इस बात को कवि ने सोचा तो उसके मन में अनेक प्रकार की संभावनाएं जगी, और उन संभावनाओं का कि वो तलाश करने लगा अपने मन मस्तिष्क में। इससे संदर्भित है आपका दूसरा क्वेश्चन, कोकिल के बोलने के किन किन कारणों की कवि ने संभावना जताई? आपका जवाब होगा कि कोकिल के स्वर को सुनकर कवि को कुछ अजीब सा लगा। उसने उसके बोलने के निम्न कारणों की संभावना जताई। नंबर 1, हमेशा ही मधुरता का संदेश देने वाली कोयल के स्वर में आज वेदना का पुट क्यों? क्या उसे हमारा दर्द देखा नहीं जा रहा? नंबर 2, कहीं वह हमारे लिए आजादी का संदेशा लेकर तो नहीं आई? नंबर 3, कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई जिसके कारण वह इतना चीख रही है? अर्थात उसे अंग्रेजों का अमानवीय अत्याचार देखा नहीं जा रहा है, और उसी दर्द की और उसी वेदना के स्वरूप उसकी चीख निकल रही है।
नंबर 4, कहीं वह हमारे दिल में विद्रोह का बीज बोने तो नहीं आई। ये 4 कारण आप संभावना के रूप में दर्शाएंगे। प्रतिक्रिया और संभावना, इन दोनों चीजों से आप अवगत हो गए, ये मुझे विश्वास है हो गए होंगे। जरूर आप इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। इस अपडेट को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो आपका पहला एक्स्ट्रा आपकी बुक में दिया गया है, जिसमें कवि ने अंग्रेजों द्वारा दिए जा रहे अमानवीय अत्याचारों का वर्णन किया है। उसी में वो दर्शाया है कि इस कालिमामयी रात में आखिर तू बोलने क्यों चली आई। और वहीं पर उसने ये भी बताया है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो जब आप लोगों ने क्लास लिया था तो आप सब इस बात से पूर्णतया अवगत हो चुके होंगे, लेकिन पुनर्संस्मरण की दृष्टि से आइए इस बात को भी हम लोग जानें। तम से आप वाकिफ हैं। तम का मतलब होता है अंधकार या कालापन। काली रात को अंधेरी रात बोलते हैं। तो जो भी चीजें कालिमा की होती हैं, उन सारी चीजों से इस कालिमा की उपमा दी जा सकती है। कालिमा भयावनी होती है, डरावनी होती है। हम काली रात में यदि कहीं घूमने निकलते हैं तो आगे यदि कुछ भी सरसराहट हो रही है या कोई भी आवाज लग रही है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि वो चीज हमारी आंखों के सामने अदृश्य रहता है। यदि देख नहीं पाते, यदि देख भी पाते हैं तो धुंधला सा उसका प्रकाश होता है। तो वो चीजें भयावनी होती है, डरावनी होती है। तो यहां यही प्रश्न उठता है कि वो कौन सी चीज थी जो भारतीयों को भयभीत करती थी, जो भारतीयों को डराती थी, जो बातें काली रात के समान भयावनी और डरावनी थी। स्वाभाविक सी बात है, आप जान चुके होंगे कि वो बात था अंग्रेजों का काला कानून। अब अंग्रेजों का काला कानून क्या था? अंग्रेजों का काला कानून था जिसमें वो भारतीयों की आजादी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। भारतीयों की बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगा था, भारतीयों की स्वतंत्रता के अधिकारों पर पाबंदी लगी थी। और यदि उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उस पर कोड़ी बरसाए जाते थे। अनेक प्रकार के अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे। तो आपको अब ये बात पता चल चुकी कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। तो आपका जवाब होगा कि अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। आगे क्वेश्चन है क्यों? आगे जोड़ोगे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन काली रात के समान बहुत ही भयावना और डरावना था। जिस प्रकार से काली रात हमें भयभीत कर देती है, डरावनी लगती है, उसी प्रकार अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां बहुत ही पीड़ादायक थी। वह हम भारतीयों के ऊपर अमानवीय अत्याचार करते जा रहे थे। फिर से एक बार, अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। जिस प्रकार काली अंधेरी रात
अत्यंत भयावनी और डरावनी लगती हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजों के काले कानून अत्यंत भयावह और डरावना थे। वे हम भारतीयों पर अमानवीय अत्याचार करते जा रहे थे। और अब आज के आखिरी प्रावधान पर जो क्वेश्चन पर हम लोग आपस में परिचर्चा करने जा रहे हैं, वह क्वेश्चन आपके पहले वाले पैराग्राफ से है, जहां पर उस कवि ने कोयल से अपने ऊपर हो रहे अमानवीय अत्याचारों का वर्णन किया है और ये बताया है कि पराधीन भारत की जेलों में बंद कैदियों को किस प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर आपसे मैंने जब क्लास में जब हम लोग बातचीत किए थे क्लास लेते वक्त ऑनलाइन, तो हम लोगों ने आपस में ये संवाद किया था, परिचर्चा की थी कि अंग्रेज कौन से अमानवीय अत्याचार कर रहे थे। एक क्वेश्चन तो ये आपका है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि भारतीयों के मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज किस प्रकार की यंत्रणाएं देते थे, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तो जब पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि पराधीन भारत की जेलों में बंद कैदियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, तो आप पैराग्राफ नंबर 1 की जो कविता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, तो यहां पर आप जो लिखा, जो अमानवीय अत्याचारों का वर्णन है वो कीजिएगा। और मनोबल को तोड़ने के लिए यदि बात पूछी जाए आपसे, तो जो 3 बिंदु आप लोगों ने चर्चाओं में बताया था और जिस पर हम लोगों ने क्लास में एक्सप्लेन लिया था, उसमें मैं मतलब कोल्हू की जगह, कोल्हू में बैल की जगह कैदियों का प्रयोग, उनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे और मोटी रस्सी बांध करके उनसे चरस खिंचवाया जाता था। ये 3 बिंदु हैं मनोबल तोड़ने के लिए। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को कौन किस प्रकार की यंत्रणाएं दी जाती थी, तो आपका जवाब होगा कि पराधीन भारत की जेलों में कैदियों पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे। उनके जीवन पर शासन का दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता था। उन्हें खाने को पेट भर भोजन नसीब नहीं होता था। न वे चैन से सो पाते थे, न वे चैन से जाग पाते थे। तड़प तड़प कर रह जाना ही उनकी नियत थी। तड़प तड़प कर रह जाना ही उनकी नियत थी। और इसके अलावा आपने ये बतलाया था, बस इतना, पराधीन भारत की जेलों में बंद कैदियों के ऊपर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे। उनके जीवन पर शासन का दिन रात कड़ा पहरा था। उन्हें पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। न उन्हें चैन से पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। न उन्हें चैन से सोने दिया जाता था, न चैन से वो जग ही पाते थे। तड़प तड़प कर रह जाना ही उनकी जिंदगी की नियति बन चुकी थी। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज इन 4 क्वेश्चनों के साथ आपसे मैंने परिचर्चा की। शेष बातें, शेष प्रश्नों पर परिचर्चा आगे जारी रहेगी। मैं भी कह रहा है आपसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार।